नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन जीके एकेडमी। जी हां दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है क्योंकि यहां पर आपको जनरल अवेयरनेस की सारी क्लासेस जो है करवाई जाएगी। अभी इंडियन पॉलिटी के 2000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही है। इसका दूसरा लेक्चर है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रोशन जीके एकेडमी के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी। तो ध्यान से वीडियो देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। देखिए, आपको एक्चुअल जो पेपर बहुत सारे एग्ज़ाम में जो आए हैं वही मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आपको करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी तरह का आप क्वेश्चन करेंगे। एक रिलेवेंट क्वेश्चन आप लोग करेंगे तभी जो है आपका सिलेक्शंस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आंध्र राज्य अधिनियम जो कि 1953 में पास किया गया था वो भारत में जो है भाषा के आधार पे गठन होने वाला वो पहला राज्य था। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आंध्र राज्य अधिनियम 1953 में जो है पास किया गया था। और उसके बाद आगे चलकर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में जो है लाया गया और जो उसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो फजल अली जो कमीशंस के आधार पे ही राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 जो है पारित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, इस पे तो बहुत मेम्स बने थे, मजाकिया किस्म का बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे जब मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 जो है लाया गया था। क्या था? तो मोटर वाहन अधिनियम पहले था 1988 का, पहले 88 का था, फिर इसमें 2019 में संशोधन किया गया। उसके अनुसार बहुत सारे नियम में परिवर्तन किए गए। उनमें से एक नियम था कि अगर आप जो है नशा करके, यानी कि शराब का नशा करके वाहन चलाते हैं तो एक अपराध की श्रेणी में आता है। क्या है? अपराध की श्रेणी में। और ऐसा आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर जो भी देख रहे हैं वीडियो और आसपास के लोगों को बताएंगे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना जो है खतरे से खाली नहीं है और इसमें खुद तो जोखिम में जान डालते ही हैं और बाकी दूसरों के परिवार को भी जोखिम में डालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक अवेयरनेस जो है के तरीके से इसको देखना है। और अगर ऐसा करते हैं तो दूसरी बार में आपको 2 वर्ष तक के कारावास या 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय जो है, यानी कि आपको अगर दोबारा ऐसा गलती करते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो 2 वर्ष तक की कारावास यानी कि जेल हो जाएगा और 15,000 रुपये या तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 2 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर आपको जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के सुप्रीम लीडर हैं, तो उनके पास मृत्यु दंड को भी क्षमा करने की शक्ति होती है। तो अनुच्छेद 72 में उनकी क्षमादान की शक्ति है। मृत्यु दंड ही नहीं, बहुत सारे जो है वो क्षमा कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 के तहत ही ऐसा करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और अगर हम बात करते हैं कि राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल के पास भी ये शक्ति होती है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ़ सिर्फ और सिर्फ जो भारत के राष्ट्रपति वही करते हैं। लेकिन अदर जो क्षमादान है जैसे कि आजीवन कारावास है तो उसमें कुछ कमी, तो इस तरह के जो और क्षमा है तो उसको राज्यपाल करते हैं। तो अनुच्छेद उसके लिए है 161। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यपाल जो क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 161 के तहत है और राष्ट्रपति को जो मृत्यु दंड तक के भी क्षमा करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 72 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा अनुच्छेद 72। अब देखिए क्वेश्चन है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका अधिनियम जो है लाया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि 13 में पास किया गया था। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या है कि पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो ग्रामीण आबादी को लगभग जो है 75% आबादी को जो है सब्सिडी, जैसे कि अभी क्या है तो मार्च 2022 तक के क्या किया गया है तो फ्री जो है यहाँ पर एक महीने का, जैसे मार्च 2022 तक के जो सब्सिडाइज रेट पे, यानी कि एक जैसे आप लेते हैं जनवरी महीने का तो जनवरी का जो पहले मिलता था उस हिसाब से तो मिलता ही है, और साथ ही साथ एक जो है फ्री भी आपको मिल रहा है, यानी कि डबल मिल रहा है। तो मार्च 2020 तक के उसको बढ़ा दिया गया है। तो
2013 में जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था तो उसमें बात कही गई थी कि जो यहाँ पर आपको ग्रामीण क्षेत्र होते हैं 75% आबादी और शहरी क्षेत्र के 50% आबादी को कवर करना है। तो यही है, आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में देखिए पूछा जा रहा है तो 75%, यहीं अगर शहरी अगर दिया रहता तो 50% आबादी होता। अब देखिए क्वेश्चन है कि चुनाव जब होते हैं तो उस समय राजनीतिक दल को और चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनको कुछ जो है मानदंड और दिशा निर्देशों का एक संकलन मिलता है जो कि चुनाव आयोग देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आचार संहिता बोलते हैं, यानी कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कहते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। तो ये जो है आपको जो राजनीतिक दल होते हैं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं उनके लिए एक मानदंड और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए ही दिया जाता है। तो आचार संहिता उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आचार संहिता इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21 है कि देखिए भारत में जब चुनाव होते हैं तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में होते हैं। तो ईवीएम में क्या होता है कि एक वीवीपैट लगा होता है, वीवीपीएटी। देखिए इस तरह से जो आपको ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसमें कि बहुत सारे उम्मीदवार का जो नाम होता है उसके साथ सिंबल, यहाँ जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये वीवीपैट है, वीवीपैट में यहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और ये कितने सेकंड के लिए, तो 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा आप, एक यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वीवीपैट में कितने सेकंड के लिए जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है, तो 7 सेकंड के लिए। और उसके बाद पर्ची यहाँ से अंदर फिर चला जाता है, फिर अगर कोई मिसमैच होती है तो पर्ची को भी काउंट कर लिया जाता है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। तो यही देखिए ट्रायल जो है उसका जो है टी का अर्थ है, यहाँ पर पूछा गया था, तो ट्रेल इसका TRAIL है। तो ध्यान रखिएगा VVPAT वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब देखिए क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों के लिए जो स्थानीय सरकार, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत हैं, तो उसी तरह से जो है नगर पालिका जो है यहाँ पर स्थानीय सरकार के जो निकाय हैं उसका नाम होता है नगर पालिका। प्रश्न संख्या 23 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पता होना चाहिए कि अभी जो है कितने जो है भाग हैं। तो टोटल अगर बात करते हैं तो 25 भाग है। जब संविधान बना था तो उस समय जो है 22 भाग थे, अभी करेंटली जो है 25 भाग है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है नियम का वर्णन किया गया है, क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए कि भाग 5 है उसमें कितने से कितने अनुच्छेद तक का वर्णन किया गया है। तो 52 से लेके 151 जो अनुच्छेद है वहाँ तक वर्णन किया गया है। तो क्या 52 जो है वो राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 अनुच्छेद में जो है ऐसा जिक्र है। तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा उससे संबंधित है। और भाग 5 में 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक का निर्णय यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव का जो वर्णन है वो भाग 5 में किया गया है। क्वेश्चन है कि पंचायत का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको कम से कम कितना आयु होना चाहिए। तो देखिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल जो है निर्धारित किया गया है। और आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 साल, राज्यसभा का आपको चुनाव लड़ना है तो कम से कम 30 साल। और देखिए भारत के अगर राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है और गवर्नर बनना है भारत के किसी राज्य को, तो कम से कम 35 साल उम्र होना चाहिए। ये आपको एकदम पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और किसी भी राज्य के राज्यपाल बनना है तो कम से कम 35 साल। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए आपको 30 साल और पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल। उसके बाद देखिए एक और बताता हूँ कि वोट देने के लिए मिनिमम एज है 18 साल, लेकिन पहले था 21 साल। तो इसको 1989 के संविधान 61वें संविधान संशोधन किया गया, वहीं पर जो है जो 21 वर्ष थी वोट देने की उसको 18 वर्ष किया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की जो आयु थी वोट देने की उसको 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन 1981 के तहत ऐसा किया गया है। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 साल उम्र चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा, तो देखिए संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। तो 1946 में क्या किया गया था, तो संविधान सभा का गठन किया गया था चूँकि भारत का संविधान लिखे। तो उसमें कुल मेंबर जो है कितने थे, तो 299 थे।
तो इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, 299 थे। अब कहिएगा कि बहुत सारी किताबें पढ़े हैं कि 389 389 था, तो जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता के पूर्व जो है 389 थे, लेकिन विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को फिर से जो है संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 299 सीटें थी। तो आपको देखिए यहाँ पर एकदम जो है दिसंबर 1947 की जानकारी के अनुसार पूछा जा रहा है कि इस भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे, जबकि स्वतंत्रता के पूर्व 389 जो है यहाँ पर सदस्य थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसका ताशकंद में जो है यहाँ पर आपको स्थापना हुई थी 1920 में। 1920 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना ताशकंद में 1920 में हुई थी। लेकिन आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशंस होगा। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी जो ऑफ इंडिया थी, जिसको CPI शॉर्ट में बोलते हैं, इसका गठन हुआ था 1925 में और इसी से फिर जो है स्प्लिट होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बना और इसका गठन जो है 1964 में हुआ। यानी कि भारत में इसका गठन 1964 में हुआ, लेकिन वहाँ पर जो है ताशकंद में पूछा जा रहा है, तो 1920 इसका करेक्ट आंसर हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1925 में। 3 डेट आपको रखना याद कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1925 में, जबकि ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का 1920 में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में मार्क्सिस्ट का 1964 में। और देखिए इसका हेडक्वार्टर चाहे CPI का चाहे CPI मार्क्सिस्ट का, सबका जो है हेडक्वार्टर जो है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अब देखिए आपके सामने 27वां नंबर प्रश्न है कि न्याय के सामान्य प्रशासन जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे सैनिक शासन कहा जाता है। यानी कि जब सैनिक जो है यहाँ पर शासन करने लगते हैं किसी राष्ट्र पे, तो उसको सैनिक शासन जो है कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश करता है। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है जो कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है का वर्णन किया गया है। तो देखिए राज्य के निर्देशक तत्व हैं कहाँ से कहाँ तक, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो यही देखिए जो अनुच्छेद 51 है वहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर आपको और पूछे जाते हैं कि 50 क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण यहाँ पर अनुच्छेद 50 में है। और देखिए 51A की अगर हम बात करते हैं, 51A में तो यहाँ पर क्या है, तो मौलिक कर्तव्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 29 है कि 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभाव जो है किसके पास था। तो देखिए दो यहाँ पर स्वतंत्रता के पूर्व यहाँ पर यानी कि 1947 में, देखिए यहाँ पर आपको 1947 में जब स्वतंत्र भारत बनी तो वहाँ पर कैबिनेट बनी, तो उसमें शिक्षा विभाग का प्रभार मिला था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं के जो जन्म दिवस है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं 11 नवंबर को। अब देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो ये विधि और कानून मंत्री थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये विधि और कानून मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो खाद्य और कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 30 है कि किस संविधान के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने यानी कि याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 32। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोले थे संविधान की आत्मा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, तो 32 अनुच्छेद जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो B.R. अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा जो है बोले थे। और अनुच्छेद 32 के तहत ही आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट,
जो है उसके बाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और जो है ये न्यायालय आपको रिट भी जारी करती है, जो कि रिट 5 प्रकार की होती है। अनुच्छेद 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने है कि सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि मंदिर के जो जुड़े ज़मीन होते हैं उसके मालिक कौन होते हैं, तो पीठासीन देवता जो है उसके मालिक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में ऐसा मामला जो है सुनाया है, तो ध्यान रखिएगा पीठासीन देवता जो है उस मंदिर के जो है मालिक होते हैं। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है कि कौन सी यहाँ पर एक अधिनियम लाया गया जिसकी धारा 20 जो है मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। तो सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। मानसिक जो है स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। देखिए भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है वह 1860 में लाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता 1807 का है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 का है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का है, और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत जो है धारा 20 में जो है मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी सम्मान के साथ जी सकते हैं, ऐसा अधिकार जो है देता है। प्रश्न संख्या 33 है कि आपको बताना है कि 103वां जो है संविधान संशोधन जो है सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में रिजर्वेशन प्रदान करता है, यानी कि आरक्षण प्रदान करता है। तो कौन से वर्ग को, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS। तो एक EWS को पूछा जाएगा कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको आरक्षण भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिया गया है, तो 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन। और ये बिल था 124वां, यानी कि भारतीय संविधान में बिल प्रस्तुत किया गया 124वां बिल 2019 में, और इसी के तहत जो है 103वां संविधान संशोधन किया गया आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के लिए। प्रश्न संख्या आपके सामने 34 है कि 74वां 74th जो है संविधान संशोधन अधिनियम किया गया 1992 में। कब, तो 1992 में। तो ये किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से संबंधित है, जबकि पंचायत से संबंधित है 73वां, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 जो किया गया वो पंचायत से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसको 11वीं अनुसूची में डाला गया पंचायत को, और इसको जो है 74वीं जो संविधान संशोधन किया गया नगर पालिकाओं के लिए, इसको 12वीं अनुसूची में डाला गया। कुल मिलाकर 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है कि महाजन कमीशन रिपोर्ट 2020 का निम्न में से किन राज्यों के बीच सीमा विवाद है। तो देखिए ये सीमा विवाद बेसिकली महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, लेकिन केरल भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये आपको विवाद जो राज्य पुनर्गठन आयोग जब हुआ था उसी समय से चला आ रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग जब हुआ था 1956 में, उसके तहत ही जो है एक बेलगावी क्षेत्र है कर्नाटक में के जो बेलगावी क्षेत्र है वहीं पर जो है विवाद है कि यहाँ पर आपको महाराष्ट्र का क्लेम है कि मेरा है, कर्नाटक का क्लेम है कि मेरा है। तो इस तरह से 1966 में ही, देखिए 1966 में ही महाजन जो है कमीशन जो है स्थापित किया गया था, बनाया गया था। तो उसका संबंध 2020 के रिपोर्ट में यहाँ पर आपको कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। देखिए 2 ऑप्शन भी अगर रहे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि देखिए 73वां संविधान संशोधन में एक नया खंड जोड़कर पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब किया गया तो पंचायत को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में जब किया गया तो इसके तहत नगर पालिका को जोड़ा गया। तो देखिए भाग अगर पूछा जाए तो 73वां संविधान संशोधन जो पंचायत के लिए था वो भाग जो है 9 था, और यहाँ पर आपको 9A नगर पंचायत के लिए 9A और सहकारी जो समितियां थी 9B। तो ये आपको 3 आपको ध्यान रखना होगा कि भाग 9 में पंचायत, 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियां। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 37 है कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने में कितना समय जो है लिया। तो देखिए अगर समय बताया जाए तो 2 वर्ष 11 महीना और
18 दिन का कुल समय लिया। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के कुल जो है समय लिए 300 सदस्य ने, जो कि संविधान लिखे। जो संविधान सभा के 300 सदस्य थे, भारतीय संविधान को लिखने के में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लिया, यानी कि 3 वर्ष का लगभग जो है समय लिया गया। और इसमें जो है आपसे पूछा जाए कि कुल मिलाकर 114 दिन जो है बहस हुई। 114 दिन बहस चलने के बाद अपना जो है प्यारा सा भारतीय संविधान जो है बना है, जो हम सब के लिए एक गौरव की बात है कि हम एक जो है अच्छे संविधान निर्माता के द्वारा जो अच्छे संविधान बनाए गए उसी पे हम लोग जो है नाज कर रहे हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष का लगभग जो है समय लिया गया था। अब देखिए प्रश्न संख्या 38 है कि देखिए भारतीय दंड संहिता, जिसको जो है हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं IPC, इंडियन पीनल कोड। तो भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 का अधिनियम है, तो इसमें बहुत सारे धारा हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपको लगभग जो धारा जो इंपॉर्टेंट है मैं करवा दूंगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कहा जा रहा है कि आपको ताक झांक एक अपराध है। किसी का अगर ताक झांक करते हैं, यानी कि जो है लोग ताक झांक लड़कियों के पीछे जो है करते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। तो अगर किसी के ताक झांक करते हैं पर्सनल मामले में, तो एक भारतीय दंड संहिता के जो है अनुसार एक कानूनन अपराध है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो है आप लोग थोड़ा सा जो ऐसा करते हैं, देखिए सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो सुधर जाइए, क्योंकि एक दंडनीय अपराध है और इसके तहत जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत जो है आपके कार्रवाई हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि ताक झांक एक अपराध है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354C 354C के तहत जो है ऐसा जो है करना अपराध है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा सीरीज, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। यहाँ पर 2000 क्वेश्चन है। ये जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखिएगा कि आपको पॉलिटी के सारे क्वेश्चन जो है आते होंगे और एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंटली जो है बना पाएंगे। सो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो धन्यवाद।